कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और पठन पाठन भी कर रहे होंगे, नहीं है? तो आइए आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 12 का 12वां चैप्टर। ये 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एटम्स है, जिसमें हमें परमाणु के बारे में जानना है। मूल रूप से परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज लेकिन हम लोग एटम के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। एटम क्या होता है, एटम किसे कहते हैं, एटम के मूलभूत पार्टिकल कौन कौन है, इन सब चीज के बारे में जानेंगे। तो आइए आप सभी का जेआर साइंस मिशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और यहाँ स्वागत में होमवर्क वगैरह मिला करते हैं। आइए फटाक से हम लोग प्रारंभ करें। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि एटम है क्या? नहीं, यदि प्राचीन भाव के अनुसार चले तो यहां से ए को अलग कर लिया, एटम में ए को अलग कर लिया, एटॉम को अलग कर लिया। ए का मतलब होता है नॉट, एटॉम का मतलब होता है डिविजन। आया, जिसका विभाजन न हो। ये बात सर्वप्रथम किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। किसने? महर्षि कणाद ने। इन्हीं के बातों को पकड़ा और डाल्टन आ गए। डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। यहां कट तो नहीं रहा। डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, एटम के बारे में इन्होंने कहा क्या? नहीं, इसको नहीं जानेंगे अभी। सबसे पहले हम एटम की परिभाषा को जानते हैं, जिसका विभाजन न हो। ये सारी बातें किसने कही थी? महर्षि कणाद ने। डाल्टन से भी पहले हमारे भारतीय विज्ञान को समझने की प्रयास करें। सारे के सारे वेस्टर्न में ही नहीं हुई है, कुछ भारत में भी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एटम क्या है। एटम पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसे क्या कहते हैं? उसे एटम है। अब यहां पर आगे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम है। क्या इससे नीचे इसकी टुकड़ा नहीं हो सकती है क्या? क्या इनसे छोटा नहीं हो सकता है? होता तो है, पर इसकी मौलिक व्यवहार जो है ये बदल जाती है। इसकी न्यूट्रलिटी चेंज हो जाती है, इसकी उदासीनता समाप्त हो जाती है। ये सब ऐसा देखने को मिलता है। जब एटम आ गया तो यहां पर एक बात और कहेंगे, ये यूनिट ऑफ एलिमेंट होता है। यूनिट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटम। किसी तत्व का इकाई जो होता है वो एटम होता है। एटम में जो होता है
मोर देन 1 एटम, एक से अधिक होता है बट सेम इन नेचर, लेकिन सभी समान प्रकृति के होते हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एटम। एटम का जो प्रॉपर्टीज होगा वही किसका होगा, एलिमेंटों का होगा, बशर्ते कि आयतन भार वगैरह को छोड़ करके। केमिकल नेचर इनके जितने भी होंगे वो एक एटम के द्वारा दर्शाया जाएगा, नहीं? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू chemical nature of atom same as its atom। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताएं कि क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटम। क्या कहा गया है कि मोर देन 1 एटम बट सेम इन नेचर। एलिमेंट जो होते हैं वो एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, पर सभी परमाणुओं का नेचर कैसा होता है, एक जैसा होता है। उसी बात को यहां पर लिखते हैं, केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट सेम एज इट्स एटम। किसी एलिमेंट का रासायनिक गुण, किसी एलिमेंट का रासायनिक गुण उसके एक परमाणु के गुण के समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताएं कि मान लिया जाए कि एक हंडी, प्राचीन समय में हमारे गांव घर में आज भी होते हैं कि हंडी जिसको डक्ची कहते हैं उसमें चावल बनाया जाता है। जब चावल बनाए जाते हैं तो चावल बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो बीच बीच में एक एक चावल निकाल करके क्या करते हैं, पता करते रहते हैं कि चावल बना है, तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो यूं समझिए कि वो डक्ची जो है, हंडी जो है, वो एक एलिमेंट है, पर उस एलिमेंट में वो चावल जो है, एक एक चावल जिसको भात कहते हैं, बॉयल राइस, ये एक एक चावल जो है वो उनके एटम है। क्या एटम के, क्या अलग अलग चावल के केमिकल नेचर, साइज वगैरह अलग हो सकता है, साइज, कलर वगैरह वगैरह हो सकता है। चावल की मैं बात करूं तो क्या एक चावल को खाइए अलग स्वाद हो जाएगा और दूसरे चावल को खाइए तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा? नहीं होता है ना। क्या एक चावल सिद्ध हो गया है और दूसरा चावल सिद्ध नहीं हुआ? एक चावल बॉयल कर गया है, दूसरा चावल बॉयल नहीं कर गया है? ऐसा नहीं होता है। एक चावल से पता चल जाता है कि सारे के सारे चावल क्या कर गए हैं, बॉयल कर गए। तो क्या कह सकते हैं, केमिकल नेचर ऑफ ऑल द राइस इनसाइड हंडी सेम एज इट्स वन राइस। माने एक चावल का जो केमिकल नेचर होगा वही नेचर किसका कहलाएगा, पूरे हंडी के चावल का। आइए यहां पर देखते हैं, यूनिट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एटम, यूनिट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एटम। यूनिट ऑफ एक डेक्ची भात, नहीं, यूनिट ऑफ एक डेक्ची भात इक्वल टू एक एटम, माने एक भात। तो वही बात है, क्या कहे, मोर देन 1 एटम बट सेम इन नेचर। एलिमेंट में एक से अधिक एटम होते हैं पर सभी का नेचर क्या होता है, एक समान होता है। वही यहां पर कहता है केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट सेम एज इट्स एटम। क्लियर हो गए होंगे? आइए और कुछ एटम के बारे में जानते हैं, फटाक से नोट कर लें। स्वतंत्र यहां अवस्था में, यहां पर छूट गया था, यहां पर डाल देंगे आप में, स्वतंत्र अवस्था में। क्लियर? क्या कहता है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आइए इसको मिटाते हैं, एक बार मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, तब पता करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। नहीं, इसको क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ एलिमेंट। याद रखेंगे, इनको मिटाने चलिए। एटम, यहां पर एक तरह से हम मॉलिक्यूल पर नजर डाल लेते हैं।
एक नजर किस पर डाल लें, मॉलिक्यूल पर। इसके भी बारे में कहा जाता है, इसके भी बारे में कहानी प्रचलित है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सूक्ष्मतम कण किसका, पदार्थ का। एटम में भी आपने देखा सूक्ष्मतम कण, ये भी सूक्ष्मतम कण पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, और ये भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। आखिर क्यों? अब मॉलिक्यूल का एटम, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन, तो हम कहेंगे दोनों पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का दोनों सूक्ष्मतम कण है। कहिए कैसे? तो इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मॉलिक्यूल। कंपाउंड के यूनिट को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं H2O। यदि हम यौगिक बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, H2OUN। जब इसकी हम बात करते हैं तो H2, इसके टोटल प्रॉपर्टीज को, एक बाल्टी वाटर की प्रॉपर्टीज को केवल एक अणु H2O का दर्शा देता है, केमिकल नेचर दर्शा देता है। एक अणु H2O के एक अणु का जैसा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वैसे एक बाल्टी, एक ड्राम पानी का, वाटर का, H2O का नेचर होगा। फिर ये जब सूक्ष्मतम कण है, कंपाउंड का यूनिट है, और ये किसका यूनिट है, एलिमेंट, यूनिट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटम। आपने देखा होगा, इससे पहले लिखे थे यूनिट ऑफ, गौर करेंगे बात पर, यूनिट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मॉलिक्यूल से यूनिट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू। वैसे पदार्थ का यदि हम वर्गीकरण देखते हैं तो एक होता है प्योर कंपाउंड, एक होता है इम्प्योर कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसको भी शुद्ध मानते हैं, पर इसको यदि हम अलग अलग करें तो दो एटम H एंड 1 एटम ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दो परमाणु। क्या 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 ये एटम है? क्या ये एटम है? कहेंगे एटम है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण एटम कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण मॉलिक्यूल? ऑब्वियसली एटम। निसंदेह क्या होना चाहिए? एटम होना चाहिए, क्योंकि जब इस मॉलिक्यूल को हम तोड़ा तो दो एटम किसका मिला हमें? हाइड्रोजन का, और एक एटम किसका मिला? ऑक्सीजन का। तो यूनिट ऑफ माने पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एटम होनी चाहिए। नहीं, और एटम है नहीं। इनको भी सूक्ष्म कहते हैं और इनको भी सूक्ष्म कहते हैं। माजरा क्या है? नहीं, माजरा क्या है कि इनको भी हम सूक्ष्म कण कहें, ये भी सूक्ष्म कण है और एटम इधर भी सूक्ष्म कण है। तो आइए देखते हैं, जब मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं अपन क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को और तोड़े, टूट गया, टूटा ये H और O में,
जैसे ही H2O को हमने तोड़ा, H2O को हमने तोड़ा, H2 प्लस O2 बन गया। ये तो जल है, ये तो जल है, पर इसको आप जल कहेंगे? ये जल नहीं, ये जल नहीं है। जब एक अणु को तोड़ते हैं तो एटम्स प्राप्त होता है। इसको इधर बेटा नहीं देखा दिए, यहां पर बात समझिए, समझने के प्रयास करें। जब क्या करता है, एक अणु को तोड़ते हैं तो एटम्स प्राप्त होता है, परंतु नहीं, बट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है। मॉलिक्यूल की जो प्रकृति है वो समाप्त हो जाती है, अपना गुण ही बदल लिया। वो जिस H2O को आप जल कहते हैं, उस H2 प्लस 1/2 O2 को आप जल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अणु को तोड़ने से हमें तसल्ली तो मिल जाती है कि हमें क्या मिला है भाई साहब, एटम तो मिला है। क्या जिसको हम तोड़े, क्या इस एटम में, इस H में, H2 में और इस O2 में सेपरेटली इसको हम जल कह सकते हैं? क्या इसको हम जल कह सकते हैं? क्या इसको हम जल कह सकते हैं? इसको बताइए, क्या ये जल है? क्या ये जल है? ये ना जल है और ना ये जल है। जल कहां गया? जल कहां गया? जब मेरे को आप तोड़ेंगे, मेरे को जब अलग अलग कर देंगे, हाथ अलग कर दिया, ये हाथ को अलग कर दिया, पैर को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, सिर को अलग कर दिया, क्या इस हाथ कहीं पर फेंका हुआ देखेंगे तो कहेंगे ये फलाना व्यक्ति है? नहीं निकाल सकते हैं। यदि ये अपने हैं, हम अपने परिवार के एक सदस्य हैं, यूनिट है, और इस हाथ को अलग करके रख दें तो क्या ये अपनी हाथ एक यूनिट होगा, परिवार का सदस्य ये होगा? नहीं हो सकता। प्रॉपर्टीज अपनी क्या कर जाएंगे? लॉस कर जाएंगे। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अब इनको हम मॉलिक्यूल कह ही नहीं सकते, अब इनको हम मॉलिक्यूल कह ही नहीं सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूल का अब गुण ही नहीं रहा है, इनमें अब जल का गुण ही नहीं रहा है, इसलिए ये भी सही और ये भी सही। इसलिए कि ये कंपाउंड का यूनिट है और वो किसका यूनिट है? एलिमेंट का यूनिट है। हम उम्मीद करते हैं आपको मॉलिक्यूल और एटम में फार डिफरेंस नजर आ गए होंगे। ये किसका यूनिट है? कंपाउंड का यूनिट मॉलिक्यूल है, पर पदार्थ का सूक्ष्मतम कण भी है, पर पदार्थ का सूक्ष्मतम कण भी है। और एटम का यूनिट, सॉरी एलिमेंट का यूनिट एटम है, पर पदार्थ का सूक्ष्मतम कण भी है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण एटम भी, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण मॉलिक्यूल भी। फिर कहेंगे मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद एटम मिल जाता है। मॉलिक्यूल तो टूट जाता है, मॉलिक्यूल तो टूट जाता है, पर अपनी जो मॉलिक्यूल की पहचान है वो अपनी पहचान खो देता है, अपनी पहचान खो देता है। तो वैसा टूटना, क्या टूटना जिसमें पहचान ही क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। कोई इसको जल कहने के लिए तैयार ही नहीं है, कहता ये जल है ही नहीं, ये जल है ही नहीं, ये जल है। जब इसको भाई साहब आप तोड़ा तो जल का गुण ही क्या हो गया जी? समाप्त हो गया। आई बात समझ में? इनको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, वरना आगे बढ़ेंगे एटम के बारे में। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, रासायनिक अभिक्रिया में यहां पर क्या होनी चाहिए? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक, इनको लिए होंगे आप छाप। अब इनको मिटाते हैं और चलते हैं किधर की ओर? अपन एटम की ओर। आइए देखते हैं एटम के बारे में और कुछ, एटम के बारे में और कुछ देखते हैं। डाल्टन्स ने क्या कहा इसके बारे में? नहीं, अकॉर्डिंग टू
डॉल्टन्स थ्योरी। डॉल्टन्स थ्योरी का हम एक ही टोटल थ्योरी नहीं लिखेंगे, एक ही थ्योरी लिखेंगे। डॉल्टन्स ने कहा था परमाणु अविभाज्य कण है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से खंडित नहीं किया जा सकता है। एक चीज यहां पर हम आपको बता दें कि ये परमाणु ही अविभाज्य कण नहीं है, अणु भी अविभाज्य कण कह सकते हैं। कि ये क्यों? अणु को तो अभी हमने तोड़ा, पर क्या वो अणु ही रह गया? क्या वह अणु ही रह गया? गोली के डिब्बे को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, एक कांचा को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या कांचा ही रह जाता है? नहीं, वो कांचा नहीं रहता है। यह अविभाज्य कण सही है, लेकिन कुछ लोगों का कथन है, आप गलतफहमी से बचे। कुछ लोगों का कथन है कि डाल्टन साहब ने ये गलत फलत क्या बयान देकर के चले गए, परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु को तो तोड़ करके हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना लिया। क्या आप एक इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु कह सकते हैं? नहीं ना। क्या एक प्रोटॉन को आप एक परमाणु कह सकते हैं? नहीं ना। क्या आप एक न्यूट्रॉन को एक परमाणु कह सकते हैं? नहीं। परमाणु के वो अवयवी कण है। परमाणु के क्या है? वो अवयवी कण है, फंडामेंटल मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। पर एटम का विभाजन नहीं हुआ जी, पर एटम का विभाजन नहीं हुआ। जब एटम को आप तोड़ोगे, एक कांचा को जब तोड़ोगे, क्या वो कांचा रहेगा? एक आलू को जब काट करके आप भजिया बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, क्या वो आलू रह जाता है? तब नाम पड़ जाता है आलू का भाजिया, माने भुजिया। नहीं, सोचने वाली बात है। अब कहते हैं कि कहीं कहीं पर आएगा कि अणु विभाज्य कण, किताब में भी लिखा मिलता है। जरा ब्रॉडली सोचिए इनको। अणु विभाज्य कण है, हाँ, हम अणु को विभाजित करके परमाणु बना सकते हैं। क्या उसे एक एक परमाणु को अणु कह सकते हैं? जैसे ही हमने अणु को तोड़ा, अणु की पहचान ही खत्म हो गई। क्या तोड़ने के बाद पहचान रही अणु की? नहीं ना। यदि पहचान बचानी है तो अणु टूट सकता है? जी नहीं, अणु भी अविभाज्य कण हो सकता है। आई बात समझ में? और परमाणु तो अविभाज्य कण है। जब परमाणु को हम तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तोड़ नहीं देते हैं, कुछ बनता ही नहीं है परमाणु को तोड़ने के बाद। उनके जो कण हैं, जिन चीज से वो मिल करके बना हुआ है, वे सभी पार्टिकल बिखर जाते हैं। और बिखरता कैसे है जी? तोड़ना इतना आसान है। तो परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। तो एटम के कितने हैं? ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। किसने कही थी ये बात? डाल्टन्स ने। जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे गुरुजनों में, बहुत सारे बुद्धिजीवियों में इस बात की गलतफहमी है, क्योंकि इसके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। कह दिया परमाणु अविभाज्य कण है, डाल्टन ने गलत कह दिया, हमने तोड़ करके दिखाया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं, इस फहमी से आप क्या निकले? बाहर निकले। वास्तव में अविभाज्य कण है। आप एक यूनिट हैं, आप विभाज्य कण है, क्यों अविभाज्य कण है? आप में है ब्लड है, मसल्स हैं, बोन है। बोन को अलग कर दें, मसल्स को अलग कर दें, ब्लड को अलग कर दें, हेड को अलग कर दें, क्या आप ही रहेंगे? क्या आप अपनी पहचान खो बैठेंगे? जब पहचान खो बैठे तो आपका विभाजित करना संभव है। अतः परमाणु अविभाज्य कण है। अब यहां पर देखते हैं, देयर आर 3
फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। परमाणु के 3 मौलिक कण, 3 मौलिक कण याद रखेंगे। कौन कौन? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको सिंबल दे दें E, इसका सिंबल दे दें P और इसका सिंबल ले लें N। अब कह सकते हो क्या परमाणु में यही कण? नहीं जी, और वे कण हैं, और वे कण हैं। क्या इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं? क्या प्रोटॉन को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है? क्या न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है? विचार होगी आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, इस पर आगे बातें होगी न्यूक्लियर फिजिक्स में। फिलहाल तो इनको नोट करें आप, फिलहाल नोट करें। यहाँ थोड़ी गौर कीजिएगा, विधि से छूट गया था। ठीक, इनको आप मिटाते हैं और तीनों को देखते हैं। नहीं, कुछ यहां पर हम बातें लिखने जा रहे हैं जिसको याद रखने की आवश्यकता है, जिनको याद रखने की आवश्यकता है। इनको छाप लिए होंगे आपको, गौर करना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। हाँ, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। हेडिंग डाल देंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के मौलिक कणों का मौलिक गुण, एटम के मौलिक कणों का मौलिक गुण। अब हम इनको इरेज करते हैं। हेडिंग डाल दिए होंगे, हेडिंग डाल दीजिए। अब यहां पर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं प्रॉपर्टीज। क्या लेते हैं? पैरामीटर। किस किस पैरामीटर पर हम इसको उतारना चाहते हैं? यहां पर ले लिए पैरामीटर, यहां पर ले लिया इलेक्ट्रॉन, यहां पर ले लिया अपन को प्रोटॉन, यहां पर ले लिया अपन को न्यूट्रॉन। क्या ले लिए? यहां पर पैरामीटर ले लिए, इलेक्ट्रॉन लिए, प्रोटॉन लिए, न्यूट्रॉन लिए। क्या करना है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को जानना है। तो पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं इनका, याद रखना, सिंबल। क्या लेते हैं? सिंबल। तो इसको ई से डिनोट करते हैं, प्राय इस पर माइनस चार्ज लगाया जाता है। क्लियर? इसको क्या करते हैं? पी से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद दूसरा फंडामेंटल लेते हैं डिस्कवरी। ये आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, पर यहां कुछ याद रखें, हो सकता है पूछ दे, हो सकता है, बोर्ड में ऐसी बात होती है। डिस्कवरी, जे थॉमसन, जे थॉमसन। गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन। जेम्स चैडविक। अब यहां पर डिस्कवरी एयर देख लेते हैं। डिस्कवरी एयर किस वर्ष खोज हुई थी? तो यहां पर हम लिखते हैं 1897। 1897। इन्होंने 1886 में, पर पता नहीं चला था कि ये प्रोटॉन है, पर पता नहीं चला था कि क्या है? प्रोटॉन है। और इनकी खोज न्यूक्लियस के ये रदरफोर्ड आए तब जाकर के हुई है 1911-12 में। 1911-12 में रदरफोर्ड के बाद, और सॉरी, उन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था
1932 के आसपास, 1932 के आसपास ऐसे ऐसे इसकी खोज हुई है। नहीं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिकली नेगेटिव विद्युतीय ऋणात्मक, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उदासीन, इलेक्ट्रिकली उदासीन होता है। स्पेस कम होने की वजह से आप इनको पहले 4 को नोट करें, फिर उसके बाद हम आपको आगे इसकी प्रॉपर्टी लिखा, ये सबको याद रखिए। ठीक, चौथा प्रॉपर्टी तक उम्मीद है आप छाप लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसी पैरामीटर को रखने देंगे अभी और यही सब चलेगा, केवल इन सबको मिटाएंगे। याद रखना में थोड़ी बहुत आ जाता है कभी कभी, जनरल में भी पूछ लिया करते हैं लोग, बोलचाल की भाषा में भी, और एटम के बारे में इतनी तो आपको जानकारी होना ही चाहिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो। आइए पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहता है। पांचवा नंबर नहीं, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। यूनिट चार्ज माने एकल आवेश, किसकी बात करें? एकल आवेश। इसको माना जाता है -1 कूलम, -1 यूनिट चार्ज है। इसको मानते हैं +1, इसको मानते हैं 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली क्या था? न्यूट्रल। ये यूनिट चार्ज नहीं, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज किसने निकाला था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से। ये टोटल चार्ज किससे निकला था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से। कितना निकला इस पर? तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर, माइनस चिन्ह बताता है नेगेटिव पोटेंशियल को, याद रखो, 10 टू द पावर -19। इसको कहा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको कहा 0 है। आप क्या है? 0। पांचवा प्रॉपर्टी। छठा हो गया ना, सातवां देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सातवां नंबर इसका मास देखते हैं। क्या देखते हैं? मास बाय एक्सपेरिमेंट। कैसा निकला है? बाय एक्सपेरिमेंट। तो मास इसका हो जाता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 31 kg। वैसे केमिस्ट्री में प्रचलन है, फिजिक्स में प्रचलन है कि इसको केजी में मापते हैं, और केमिस्ट्री में प्रचलन है कि इसको ग्राम में मापते हैं। केमिस्ट्री में कैसी प्रचलन है? इसको ग्राम में मापते हैं। तो ग्राम में जब मापेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? -4 घट जाएगा। और 9.1 इंटू 10 टू द पावर, इनमें से 3 को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 28 और 3 31, तो -28 ग्राम। आइए यहां पर देख लेते हैं। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इसको ग्राम में देख ले तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। आइए न्यूट्रॉन के द्रव्यमान देख लें। तो बाय एक्सपेरिमेंट पता चला कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी वही होता है जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इनको कहा कि ये भी है भैया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, या फिर और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। ये द्रव्यमान की बात हुई, और भी कुछ है इनके बाकी। अभी आप इनको पहले नोट कर लीजिए। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप से चार्ज निकाला गया है वो है, और ये मास बाय एक्सपेरिमेंट जो आया है वो है। ये केजी में है और ये ग्राम में है, केजी में है और ये ग्राम में है, केजी में है और ये ग्राम में है। इनको सदा याद रखने की प्रयास करेंगे। पहले नोट करें और बेसिक प्रॉपर्टीज। चलिए इनको नोट कर लिए होंगे, इन सबको सदा याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ।
हो सकता है इनसे एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में कभी कदार पूछ लेता है इनसे, तो इनको आप याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे आसानी से। ग्राम में ज्यादातर पूछता, तो आप पढ़े लिखे हैं, हाँ पैरामीटर, इनको मिटाते हैं, इनको मिटाते हैं, इनको भी मिटा लेंगे और इनको भी क्या कर लेंगे, मिटा लेंगे। कहता क्या है कॉमन नंबर का 8वां नंबर होने वाला है मास विथ रिस्पेक्ट टू, जानते हैं ना WRT कॉमन है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। इसका जो मास होता है 1/1838। कभी कभी मिल सकता है आपको, देखिए मैं बराबर करके तीनों को लिख दे रहा हूं, 1/1838, 1/1840, हो सकता है कभी कभी मिल जाएगा 1/2000। कहिए ऐसा क्या क्यों नहीं, ये क्या क्यों, यहां पर देखिए 25 से ज्यादा निकट, किसके निकट, मैंने 5 से ज्यादा, नॉर्मलाइजेशन कीजिए, नॉर्मलाइजेशन 5 से ज्यादा, अरे ये बात समझ में, तो ये 0, ये हो जाएगा 4, आ गई 4। अब जरा देखिए ये 1500 से ज्यादा कि 1500 से कम, 1000 के टर्म में यहाँ पर, तो 1840, 1500 से बहुत ज्यादा, इसका मतलब लगभग किसके आसपास, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यदि आपसे कोई पूछे तो वो अपने अनुसार हो सकता है आपके उत्तर आपके 1/2000 हो सकता है वो आपको गड़बड़ कर दे, ऐसा हो सकता है। में कहना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको नॉर्मलाइज करके ऐसे 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 इसको ढाला गया है। आई बात समझ में। 38 को 40 कह सकते हैं और 1840 लगभग 2000 के निकट है, 2000 के निकट है, 1000 से बहुत आगे हैं, इसको लगभग 2000 कह सकते हैं। मतलब क्या, मतलब क्या कि 2000 इलेक्ट्रॉन बराबर एक हाइड्रोजन एटम, दो 2000 इलेक्ट्रॉन एक तरफ, एक हाइड्रोजन एक तरफ, माने क्या ये वेरी लाइट पार्टिकल, वेरी लाइट पार्टिकल, काफी हल्के कण है, ये काफी हल्के कण है। ये क्या होता है 1:1, माने 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 हाइड्रोजन, ये भी होनी बात है 1। मतलब क्या, मतलब क्या 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 हाइड्रोजन। देख लीजिए, यही कारण है कि हाइड्रोजन एटम को रिगार्डेड एज प्रोटॉन किया जाता है। नहीं, यहां पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम treated as single proton। हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन आयंस माने H+। H+ का मतलब क्या है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खो दिया, तो H+ को क्या किया जाता है, ट्रीटेड एज सिंगल एटम, क्योंकि इसका मास भी किसके बराबर हो जाता है, हाइड्रोजन के बराबर, और चार्ज भी किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन के बराबर इसका द्रव्यमान भी और प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज भी, इसलिए हाइड्रोजन आयंस ट्रीटेड एज सिंगल प्रोटॉन। एकल प्रोटॉन के लिए किसको कर देते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस का निकलना, हाइड्रोजन प्लस का जुड़ना कह देते हैं प्रोटॉन का निकलना और प्रोटॉन का जुड़ना।
आई बात समझ में? ये भी हो जाता है हाइड्रोजन एटम, लेकिन इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, इसको ट्रीट नहीं करते हैं, इसका मतलब कि 1 हो जाता है। तो कितना हो गया अभी तक में? 7। तो ये लंबा लंबा है, थोड़ा इसको लंबा लंबा है, इसलिए इसको क्या कर ले, पहले नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए कमा नंबर हो गया ये 8वां नंबर। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा थोड़ा कम ले, यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है, यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है कि इलेक्ट्रॉन का भार जो है हाइड्रोजन एटम के तुलना में कितना है, इसलिए कह रहे थे मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है। कितने टाइम्स है? मैक्सिमम टाइम्स। अब जरा देख लेते हैं अपन को चार्ज बाय मास रेशियो। और चार्ज बाय मास रेशियो कुछ नहीं है, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना। एक की नियम जानते हैं ना, उसी को तो चार्ज मास रेशियो कहते हैं। कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1 kg इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 1 kg इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? तो इसको बिसर जाइए पहले, तो 1 kg बराबर व्हाट? तो कहा 1 किलो इलेक्ट्रॉन का दाम है, सॉरी भार है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इतना बराबर कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना भार बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 kg बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर बटा 9.1 × 10⁻31 कूलम पर केजी। आई बात समझ में? इसको अपन चार्ज बाय मास रेशियो भी कहते हैं। और चार्ज बाय मास रेशियो बता दे क्या है? चार्ज बाय मास रेशियो कुछ नहीं, चार्ज इन 1 kg, टोटल चार्ज इन 1 kg। जिसको मिटाते हैं हम इसको डाटा में लिखते हैं, आप लोग सॉल्व करके लिखना। क्या नंबर होगा? नंबर चार्ज मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो माने इसको कहते हैं हम लोग Q/m रेशियो। तो Q/m रेशियो इसका क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 बटा 9.1 × 10⁻31। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। प्रोटॉन आ जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 बट 1.67 × 10⁻⁻27 kg, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 0। अब कहता है चार्ज में मास रेशियो ज्यादा किसका होगा? देखिए ऊपर 19, नीचे 31, नीचे 27। ये ऊपर जब जाएगा तो +27, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +31। तो चार्ज में मास रेशियो की यदि बात कर लें तो Q/m ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q/m ऑफ प्रोटॉन, Q/m ऑफ प्रोटॉन, तो ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो डिफ्लेक्शन भी दिखाता है यही, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। आई बात समझ में? चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन रेशियो किसका ज्यादा? इलेक्ट्रॉन का। तो डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। एक अंतिम प्रॉपर्टीज और लिखेंगे, फटाक से नोट करें। चलिए इनको मिटाते हैं और 10वां और अंतिम प्रॉपर्टीज को नोट करते हैं। इसके बाद छोटी मोटी और कहानी देख लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, आज इंट्रोडक्शन, आज आपके बीच इंट्रोडक्शन चल रहा है। 10वां नंबर चलेगा पोजीशन इन एटम। परमाणु में इसकी स्थिति कहाँ है? परमाणु में भगवान ने परमाणु के अंतर्गत इसको कहाँ स्थान दिया है? नहीं, इंद्रासन पर, दरी पर, चौकी पर, बेंच पर, चप्पल पर, पीछे से खड़ा होकर के ऐसे करके कहाँ पोजीशन दिया इनको? इनको ऑर्बिट में दिया है। किसमें? ऑर्बिट्स।
इसको कहाँ पोजीशन दिया है, ये कौन सा मार्ग, ये कौन आ गया है ऑर्बिट्स, इसको 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 इसका न्यूक्लियस 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 ओ न्यूक्लियस किसमें दिया है पोजीशन, ये भी कौन न्यूक्लियस, और इसका भी पोजीशन किसमें, ये भी तो और चल गया जी, इसको तो न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, ओहो ये था न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स में, ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में नहीं। अस्थिर कौन रहता है, नहीं मोमेंटम 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 नॉन जीरो 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 नहीं, ये क्या रहता है, ऑलवेज ऑलवेज इन मोशन, ये किसमें रहता है, रेस्ट, ये किसमें रहता है, रेस्ट में, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ये मोशन में रहता है, ये रेस्ट में रहता है, ये भी रेस्ट में रहता है। आई बात समझ में, तो फटाक से इनको कर ले नोट और हेडिंग देते हैं आगे अगला प्रॉपर्टीज का, इसमें नहीं चलेगा, डाटा नहीं चलेगा। चलिए आइए कुछ एटम के बारे में और कहानी जान लेते हैं, जैसे कहेगा एटॉमिक नंबर, क्या कह देगा, एटॉमिक नंबर, ये छोटी मोटी कहानी नहीं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को अपन किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, तो जेड इक्वल टू पी, जेड इक्वल टू पी, पी फॉर प्रोटॉन, देख लिया है, पी फॉर प्रोटॉन, जेड, ये ऑलवेज होता है, हमेशा ऑलवेज। अब होगा जेड बराबर पी भी होता है बराबर ई भी होता है, कब, नो एनी चार्ज ऑन एटम, यदि परमाणु पर किसी प्रकार की आवेश ना हो तो जेड बराबर पी बराबर ई होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नहीं, जेड बराबर 6, पी बराबर 6 और ई बराबर भी 6, नहीं, इसके लिए कार्बन के लिए, यहां पर ले ले भैया, क्या क्या ले लीजिए, यहां पर ले ले, हाँ, फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, देखिए यहां जेड बराबर 9 होगा, पी बराबर 9 होगा, परंतु ई बराबर 9 नहीं होगा, नहीं, इसलिए नो एनी चार्ज ऑन एटम, तब जाकर के जेड बराबर पी बराबर ई। यदि कोई चार्ज न हो तो, यदि चार्ज होता तो क्या करें, नहीं, तो जेड बराबर पी तो होवे करेगा, ई बराबर नहीं होगा, इफ एनी चार्ज ऑन एटम, यदि परमाणु पर कोई आवेश है तब पी, जेड बराबर पी तो होगा बराबर ई का नहीं होगा। यहां से दो कंडीशन आती है, कितनी कंडीशन, दो, एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, एक याद रखें ये सब नेगेटिव चार्ज बहुत बताएं जी, बहुत बताएं, नेगेटिव चार्ज क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको आगे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करेंगे, जेड बराबर पी तो होगा बराबर नहीं होगा किसका, तो ई बराबर क्या होगा, नहीं, ई बराबर क्या होगा, तो जेड प्लस जेड माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें, एग्जाम्पल जैसे कर दिया Na+, तो E बराबर यहां पर देखिए इसका Z बराबर है 11, P बराबर भी होगा 11 और E बराबर हो जाएगा Z माइनस कितना पॉजिटिव चार्ज है इस पर 1, तो Z माइनस माने 11 माइनस 1, तो E बराबर हो गया 10। क्लियर? किसी प्रकार की तकलीफ होनी चाहिए? किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी मांगता है। नहीं, अब क्या हो जाए मुन्ना, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हो गया, Z बराबर तो P होगा, बराबर नहीं होगा किसका, E का, तो E बराबर कब होगा, E बराबर हो जाएगा Z प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल ले लें क्लोरीन माइनस, क्या ले लिए, क्लोरीन माइनस। Z बराबर 17, P बराबर 17, पर E बराबर Z प्लस पॉजिटिव चार्ज ना, तो 17 प्लस 1, E बराबर 18। आई बात समझ में? तो इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर Z बराबर P बराबर E होगा, नो एनी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एटॉम। आई बात समझ में? फटाक से नोट करें इनको। चलिए फटाक से इनको नोट कर लिए होंगे। देखिए इसका उपयोग कहां होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना मस्ट हो जाता है। आयन 1 दे दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने में फंस जाएंगे, परमाणु संख्या लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, हो जाएगा गोल। क्या हो जाएगा, गोलक हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना आवश्यक है, जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, किसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। आप अगला देख लेते हैं, क्या नंबर, मास नंबर, NUMBER। मास नंबर को अपना किससे दिखाते हैं, A से, नहीं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो A बराबर हो जाएगा, A बराबर P प्लस N, तो A बराबर Z प्लस तो n बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P और A माइनस Z। फटाक से नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे Na यहां पर कह देते हैं कि Z बराबर दिया हुआ है 11 और A बराबर दिया हुआ है 23, N बराबर वाट, कोई चार्ज उर्ज नहीं है, तो Na निकाल लेंगे। यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए, E बराबर 11, P बराबर 11, N बराबर A माइनस Z, तो N बराबर क्या, A कितना है 23, परमाणु संख्या माइनस 11 बराबर 12। आई बात समझ में? यदि कोई चार्ज होता तब E बराबर 11 नहीं होता। आई बात समझ में? जैसे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखे होंगे E बराबर 10 हो गया। फटाक से नोट कर ले, हो गया ये मास नंबर। चलिए ये हो गया मास नंबर। नहीं, अब आगे बढ़ जाते हैं एटॉमिक मास। नहीं, वो अंतर है, वो अलग चीज। अब बड़ा खूबसूरत सी चीज है एटॉमिक मासेज। इसको कहते हैं परमाणुक द्रव्यमान। परमाणुक कैसे लिखते हैं, हाँ थोड़ी हिंदी नहीं आता। परमाणुक एटॉमिक मासेज कहता है
एटॉमिक मास को AMU में मापा जाता। ये AMU क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ना 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 ना, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ए स्मॉल लेटर में AMU। AMU को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज AMU? नहीं, AMU का अपन डिफाइन कैसे करेंगे? AMU देखिए डिफाइन करते हैं किसको? AMU कार्बन 6-12, आगे बताएंगे समस्थानिक, अभी घबराइए नहीं। 6-12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है समस्थानिक को देखकर। कार्बन 6-12 समस्थानिक याद रखना। कौन से? 6-12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के, कार्बन 6-12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के, देखिए बार बार क्या आ रहा है, 1/12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। ठीक, यहां पर देखिए 1 मोल कार्बन इक्वल टू कितना ग्राम भैया? 12 ग्राम। होता है कि नहीं होता है? चलिए, तो 1 मोल इक्वल टू हम जानते हैं कितना एटम? तो 6.022 इंटू 10⁻23। इधर नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे हम। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ना इक्वल टू कितना ग्राम? 12 ग्राम। तो एक एटम इक्वल टू तो 12/6.022 गुना 10 के पावर 23 ग्राम। नहीं, ये छाप लिया है, इधर छापिए, छापिए, फटाक से नोट करें। चलिए इनको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां से बढ़ते हैं। ये परिभाषा तो यहां तक है, परिभाषा यहां तक है, परिभाषा से पकड़ते हैं। तो अपन को क्या निकल गया? एक एटम का भार निकल गया ना। क्या कहता है? कार्बन 6-12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग, एक परमाणु का भार कौन निकला है? 12 इतना 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 ग्राम। अब क्या कहता है? उनके 1/12वें भाग। तो AMU बराबर 1/12 गुना कार्बन के वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। AMU बराबर 1/12 गुना वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो AMU बराबर 1/12 गुना 1 एटम ऑफ एटम इक्वल टू 12/इतना। तो 12/6.022 12 से 12 मर गया। AMU बराबर 1/6.022 जब इनको भैया काट खोट करेंगे तो निकलेगा 1.66 गुना 10 के पावर -24 kg, -24 ग्राम। कितना ग्राम?
-24 ग्राम। तो 1 AMU बराबर कितना होता है? -24 ग्राम। नहीं छापिए, इसको नोट करिए, इधर ऊपर मिटाएंगे, इधर नोट करें। इसको लिख लिया हमने। देखिए AMU जो होता है ये देखो परमाणु के भार के बराबर हो रहा है, प्रोटॉन के भार के बराबर, प्रोटॉन के भार के बराबर। तो AMU में किसी का रिलेशन देगा निकालने के लिए, तो बस 1 AMU बराबर इतना, तो उतना ग्राम बराबर कितना, इससे भाग कर देंगे, उतना AMU निकल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आइए छोटी मोटी कहानी को और जान लेते हैं। छोटी मोटी तुलसी के है गछिया है। चलिए देखिए आगे देखेंगे। भगत वेद बिगा रहे थे, ब्रह्म बोलिए कारुआ की जय न कारुआ। चलिए क्या कह रहे थे? नहीं कभी भगत सुनेंगे, राजनीतिक पार्टी वाला, फिजिक्स और वाला भगत आता है, भगत पाठ करते हैं, फिजिक्स पाठ करते हैं 24 घंटा तक। किसी को करवाना हो तो नोटा होता दे देना, कमेंट कर देना कि आपको हमें फिजिक्स पाठ करवाना है या केमिस्ट्री पाठ करवाना है या फिर राजनीति शास्त्र पाठ करवाना है। 24 घंटा का बस हो जाएगा। तो प्रेम से बोल दीजिए न्यूटन भगवान की हो जाए। आइए ना किसके आगे यहाँ चल रहा है पहले कंस्ट्रक्टर डाल्टन वाला, तो प्रेम से बोलिए डाल्टन भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सिंबल ऑफ एटम। सिंबल ऑफ एन एटम और एलिमेंट। नहीं कंप्लीट, यहां पर क्या लगा दीजिए, बार बार आप लोग पूछते रहते हैं। नहीं कंप्लीट सिंबल ऑफ एन एटम, कंप्लीट सिंबल ऑफ एन एटम। मान लेते हैं कि यहां पर एगो एक्स नाम का क्या है, आदमी है। तो एटम में क्या क्या होता है? एटम में क्या क्या होता है? कंप्लीट सिंबल में, कंप्लीट सिंबल में क्या क्या होता है? नंबर 1 सिंबल, मान लेते हैं सिंबल क्या है अपना एक्स, और दूसरा क्या होता है? मास नंबर, मान ले ए है। दूसरा तीसरा क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मान लीजिए क्या है, जेड। क्या कर लीजिए, सिंबल मान लिए एक्स, मास नंबर मान लिए ए और एटॉमिक नंबर मान लिए जेड। अब इसका कंप्लीट सिंबल की जब बारी आया तो एक्स, कंप्लीट सिंबल एक्स, यहां पर लिखते हैं कपाड़ पर ए को, आई बात समझ में, और यहां पर लिखते हैं जेड। या तो ऐसे लिख देते हैं, और ये x है, यहां पर लिखते हैं a को इस भाग में, और इसी भाग में लिखते हैं z को, ठीक। और इस x को यहां पर लिखते हैं, घबराने की बात नहीं, अपनी अपनी किताब की बात है। यहां पर क्या लिख दिए z को, और यहां पर लिख दिए a को। याद रखेंगे a हमेशा ऊपर और z हमेशा नीचे, नहीं तो ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। फॉर एग्जांपल ले लें, अभी तुरंत लिए थे, अभी तुरंत C12H, माने कार्बन है ये, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का नहीं मान एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर। कार्बन का इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का जेड है ना, जेड क्या है, कितना है 12, ये क्या है, ए है ना, ए क्या है, मास नंबर, मास नंबर बराबर, आई बात समझ में। इसी को तो कंप्लीट सिंबल कहते हैं। तभी से पूछ रहा था ये 12 क्या है, ये 6 क्या है, ये 5 क्या है, ये है, ये आई बात समझ में, समझ गया ना। उसको कहते हैं कंप्लीट सिंबल, कंप्लीट पूर्ण संकेत। ये तो संकेत हुआ, नहीं पूर्ण संकेत। एग्जाम्पल के लिए ले लें, यहां पर यदि एग्जाम्पल के लिए ले लें, नहीं एग्जाम्पल दिखा लेते हैं, जैसे Na, Mg, ये सब एग्जाम्पल है एक्स के लिए। और ये क्या हो गया, कंप्लीट सिंबल। जैसे यहाँ पर और ले लें एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे लिखा हुआ मैग्नीशियम, यहाँ पर कर दिया 12, यहाँ पर कर दिया 24,
नहीं तो क्या हुआ, mg का मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू, मास नंबर कितना हो गया 24, एटॉमिक नंबर 12। ये कंप्लीट सिंबल। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, फटाक से कंप्लीट सिंबल। तो चलिए शायद कंप्लीट सिंबल को समझ गए होंगे। अब ऐसे करके लिखा जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, ये 12 क्या है, ये 6 क्या है, पूछ करके तभी से माथा खराब होगी ना। आइए इसको हटाते हैं, छोटे मोटे 4 गो टर्म को पकड़ते हैं। कितने टर्म को, 4 गो टर्म को पकड़ते हैं, छोटे मोटे 4 गो टर्म को पकड़ते हैं, 4 टर्म को समझते हैं। अब 4 टर्म को समझते हुए इसको करेंगे खल्लास, और आप लोग फिर चले जाएंगे घर। नहीं 1 2 3 2 3 4 2 1 अपन घर। बचपन में पढ़ा करते थे ये सर, हम लोग गाँव देहात के लोग थे पहले। नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं गाँव में कुछ नहीं होता। अरे भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता महानगर वासिनी नहीं, भारत माता ग्राम वासिनी। पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। कहता है कि बिहार में क्या बा, अरे बिहार में बहुत कुछ बा। तो चलिए देखिए, पहला देखेंगे आइसोटोप। क्या देखेंगे, आइसोटोप। पहला टोप तो ये आइसोटोप्स, यस आइसोटोप्स। देखिए हमारी माँ बहनें जो पहनती है नाक पर नथिया, उसको कहते हैं टोप। उसको क्या कहते हैं, टोप। यदि 2 माँ बहनें की नथिया जब एक जैसा हो जाए तो उसको कहते हैं आइसो। आइसो माने बराबर, और टोप माने नाक वाला, था आइसोटोप। वही चीज है, उसको कहते हैं टोप। नाक पर एक टोप बनवाया, क्या बनाया, टोप बना, तो वही टोप। आइसो माने इक्वल, आइसो माने इक्वल। इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक। वे सभी परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उसे आइसोटोप्स कहते हैं। वे सभी परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर सेम माना समान, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप। सुना होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जरा देखिए H H H, सबका परमाणु संख्या 1। यहां पर Z लिखे थे ना, इसलिए तो पहले वो समझाना पड़ा Z। सबका परमाणु संख्या इसका 1, इसका 2 और इसका 3। इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्रिटेरियम। परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर भिन्न भिन्न है, तो इसको क्या कहता है भैया। जैसे आइए एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, ये एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 2 C6H, C6 12, और दूसरा ले लीजिए यहां पर C6H14। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए N7 14, N7 15। समझ में आ रही है कुछ,
देखिए यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल ले लें, क्लोरीन 17, 35 और क्लोरीन 17, 37। कोई तकलीफ? परमाणु संख्या समान है, नीचे में परमाणु संख्या कंप्लीट सिंबल देखिए, इसलिए पहले कंप्लीट सिंबल बताएं फिर बाद में ये बताएं। परमाणु संख्या समान, द्रव्यांक संख्या भिन्न भिन्न, समान भिन्न भिन्न, समान भिन्न भिन्न, समान भिन्न 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 भिन्न, आप फटाक से। हो सकता है देखिए कोई फिजन उजन ना हो, हाइड्रोजन इसका नाम रखें, इसका ड्यूटेरियम है, इसका ट्रिटियम, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इसका अलग नाम होगा, इसका अलग नाम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ये उल्टा पुल्टा नहीं दिमाग में बैठा लेना, इसका हाइड्रोजन है तो इसका ड्यूटेरियम। अरे मुन्ना, ड्यू माने 2 या ट्री माने 3, हाइड्रोजन के 2 गुना ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के 3 गुना ट्रिटियम। इसको भारी जल कहते हैं, पूरा भारी है। हाँ भाई आई बात समझ में? एक लाइन यहां पर हम लिखाना चाहते हैं, मुंह बोल करके आप लोग लिख लीजिए। नहीं, एक लाइन हम लिखाना चाहेंगे बोल करके, इन्हीं के बारे में है, बोल करके आप लिख लीजिए। क्या करें तो देखिए जरा, लिख लें। तत्वों का के समस्थानिक, हिंदी में लिखिए, तत्वों के समस्थानिकों का, तत्वों के समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न भी हो सकता है। फिर से देखिए, तत्वों के समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो सकता है। क्लियर? तो रासायनिक गुण एक जैसा होगा और भौतिक गुण एक जैसा हो भी सकता है और अलग भी हो सकता है। देखिए सबका रासायनिक गुण एक जैसा होगा, ऐसा जैसे एक जैसा होगा। इसको हम मिटाएंगे फटाक से। चलिए इनको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स समभारी। आइए डेफिनेशन देखते हैं। वे सभी परमाणु जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसे आइसोबार्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या एक जैसा। 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 मीन्स समभारिकों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, याद रखें, परंतु भौतिक गुण समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटा देंगे। चलिए देखिए, आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक क्या कहता है? वे सभी परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? तो देखिए इससे पहले पढ़े n बराबर a माइनस जेड, a माइनस जेड, n बराबर a माइनस जेड। एग्जाम्पल लीजिए, ऑक्सीजन 16 में से 8 गया 8, कार्बन 6 14 में से 6 गया 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8। 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 37 में से 17 20, 39 में से 19 20। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सब में क्या है? समान है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? आइसोटोन। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम मिटा देंगे। तो आइए देखते हैं अगला नंबर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक वे सभी परमाणु, आयन या मॉलिक्यूल्स माने अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। यहां पर देखिए N3 माइनस आयन है, F माइनस आयन है, Na+ आयन है, NH4+ आयन प्लस मॉलिक्यूल दोनों है कि नहीं है? गौर करें, यहां पर गौर फरमाएं। इसमें और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CH4, और एग्जाम्पल ले सकते हैं Ne,
सब के सब में देखिए क्या क्या है, 10 से इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 7 को इसका 3 को लिया, 7 3 10, 9 को इसका 1 को लिया, 9 1 10, 11 को था 1 को दे दिया 10, 7 4 11 में से 1 चल गया 10, 6 4 10 एंड ई 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो ये सारे के सारे स्पेसीज क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर देखिए क्लोरीन 17 1 18 16, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा, वो गड़बड़ हो गया था, ये सल्फर 2- क्या हुआ? 17 1 18 16 2 18 18 के 18, अब इसमें से 2 गया 18। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाक से। 1 2 3 4 4 देखे हैं, चारों का समरी देख लेते हैं, आए वो गाना को याद कर लेते हैं, नहीं बढ़िया से अब तुरंत एकदम लिख लेते हैं, मिटा दें। रेडी? बहुत पहले की फिल्म है, देखे होंगे आप लोग, जान। नहीं, क्या कहता था उसमें? जान तेरी जान तेरे सीने में तेरा दिल धड़के, मेरे सीने में मेरा दिल धड़के। नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? आपको प्रॉब्लम नहीं ना? मेरे सीने में मेरा दिल धड़के, तेरे सीने में तेरा दिल धड़के, अदला बदली तो हुआ नहीं ना? चलिए देखिए, याद करेंगे जान को। किसको? जान। ओहो, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। जान मेरी जान मेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में मेरा दिल धड़के। क्या करें? मेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में मेरा दिल धड़के। क्या? ओह, इससे ज्यादा याद नहीं है? अरे क्या ये प्यार मोहब्बत वाली गीत है, कैसे गा देना? छी छी छी। ये क्या है? जान। 4 को 1 2 3 4 को इधर, 4 को इधर। बनाइए, कॉलम बनाइए। 1 2 3, नीचे में आ गया 4 जी। हाँ, क्या हो गया? 4 आ गया। देख लीजिए, यहां पर लिखते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, लिख लीजिए जैसा। देखिए, कोना कोनी सेम लिख दीजिए, सेम 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 सेम। बाकी को कटिंग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कट गया। नहीं, क्या कहता है? जेड बने एटॉमिक नंबर, ए बने मास नंबर, एन बने न्यूट्रॉन्स नंबर, ई बने इलेक्ट्रॉन्स नंबर, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नहीं, 1 2 3 4 5। क्या कहता है कि जान मेरी जान और मेरी जान मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में तेरा दिल धड़के। आओ भाई यार, जेड बने एटॉमिक नंबर। क्या कहता है? यदि एटॉमिक नंबर समान हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। मास नंबर यदि समान हो जाए तो उसे कहते हैं आइसोबार्स। यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाए तो आइसोटॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? नहीं ना? कोई बात नहीं, समझ नहीं आया, समझ फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये याद रखने का क्या है? तिकड़म नंबर 1 याद रखने का तिकड़म है ये। आई बात समझ में? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ऐसे करें जान, ये वाला ध्यान दें। जान याद रह गया? जेड सेम आइसोटोप, ए सेम आइसोबार, एन सेम आइसोटॉन्स, ई सेम। क्लियर? नहीं,
तो चलिए आज हम लेंगे आपसे अभी के लिए विदा। नहीं, बड़ा लंबा समय हो गया जी, बड़ा बड़ा लंबा टाइम हो गया है। और ये जो है अपना क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स सेकेंड पार्ट का चैप्टर नंबर जो है ये 12वां है। अब मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर इनको 2 कहते हैं, नहीं अपने अनुसार, यूनिट के अनुसार। तो आज ये पहला लेक्चर और एटम का इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या होता है ये सारी कहानी कवर किए हैं। ईमानदारी पूर्वक देखना जी, ईमानदारी पूर्वक देखना और अंत तक देखना। मित्रों को भी दे देना कि देख लो भैया कैसे पढ़ते हैं। तो कल जब हम लोग देखेंगे तो कल एटम के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। कल किसके अंदर घुसेंगे? एटम के अंदर घुसेंगे। आज भी घुसे थे तो थोड़ा बाहरी प्रॉपर्टीज हुआ, बाहरी फीचर हुआ। कल अंदर घुसेंगे और रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देखेंगे, नहीं अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन देखेंगे। एटम पर क्या हुआ, ये सब देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें। लेकिन एक बात नहीं किया अभी तक जी, थोड़ा चैनल को प्रमोट कीजिए ना, क्या दिक्कत है? इतनी मेहनत लगती है जी। यदि आपको समझाने में लगता है कि नहीं समझाएं, बंदा सही मेहनत किया है, तो कृपा दर्शाइए चैनल पर। नहीं, मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।